एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चार दुकानों में लगी भीषण आग, 75 लाख से अधिक की संपत्ति जलकर हो गई राख। अगल बगल के कई मकानों को भी पहुंचा नुकसान, पीड़ित परिवारों में मातमी माहौल। हो जाए सावधान, लग्जरी गाड़ी से घूम रहे हैं वाहन चोर, बड़े आराम से कर दे रहे हैं हाथ साफ, नहीं हो रही है किसी को शंका। और भूमिहार समाज को बेइज्जत करने वालों को बोचहा में मिल गया है जवाब। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के इस बात से मचा बवाल, बीजेपी के उम्मीदवारों को हरवाने का लगने लगा है आरोप। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना से सटे कन्हौली मठ मोहल्ले में रविवार की सुबह करीब 4 बजे फर्नीचर सहित 4 दुकानों में आग लग गई। इस घटना में चारों दुकानदारों के करीब 75 लाख से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है। सूचना मिलने पे फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां मौके पे पहुंच गई। 2 घंटे की करीब मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के कई और घरों को भी चपेट में ले लिया। कुछ लोगों के घर में दरारें भी आ गई हैं। घटना से इलाके में चीख पुकार मची रही। लोग समरसेबल पंप से आग बुझाने का प्रयास भी किया। इधर फायर कर्मी मोर्चा संभाले रखे। मिठनपुरा थाने की पुलिस भी मौके पे पहुंच गई। आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहां 3 फर्नीचर की दुकान के बीच एक मिठाई की दुकान भी है। कन्हौली मठ निवासी मिठाई दुकानदार बिजली सिंह ने बताया कि उनका 2 काउंटर, बर्तन, बेंच, चौकी, तेल, मिठाई जलने से 3 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। फर्नीचर दुकानदार वाल्मीकि शर्मा ने बताया कि उनके 9 लाख की 4 मशीनें, 2 लाख की 12 मशीनें, 12 लाख की लकड़ी, 2 लाख का तैयार फर्नीचर, 3 लाख का ग्राहक का बना फर्नीचर, 1.5 लाख का पलाई, वेल्डिंग मशीन सहित 6 लाख का रॉड जल गया। अभिषेक शर्मा ने बताया कि उनकी 85,000 की मशीन, 2.5 लाख की लकड़ी और काउंटर जल गया। उसके बगल में गरीबनाथ शर्मा के 10 लाख का एल्यूमिनियम सरमाई का, 7 लाख की पलाई मशीन, 2 और 3 लाख का दुकान जल गई। हुआ था और गाड़ी आने में काफ़ी लेट हो गया। जब तक गाड़ी आया वो उसको जहां आग ज़्यादा था, हमारे दुकान में आग पूरा जोर से पकड़ लिया। उसको बोले भी तो वो बुझा हुआ जगह पर जो आग बुझा रहा था, लेकिन इस साइड नहीं आया। 20 मिनट में तो इतना हवा तेज़ था कि पूरा साफ हो गया। उसके बाद सब दमकल सब आया, पूरा आग दुकान जल के खाक हो गया, तब आया, तब बुझा रहा है लोग। 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिका हुआ फर्नीचर भी जो है, जो जाने वाला था, वो सब भी जल गया। कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बगल के दुकान से आग लगा। 3-4 दुकान है। फर्स्ट वाले दुकान में पहले आग लगा है, उसके बाद जो है फिर इधर आकर के जो है बगल वाले ने पकड़ा। 4 बजे भोर से आग पकड़े हुआ है।
गाड़ी देखिए, गाड़ी अगर 5 बजे तक भी बड़ी गाड़ी आ जाती तो इतनी आग नहीं फैलती। गाड़ी आने में काफ़ी लेट हुआ है, छोटा गाड़ी से बुझाया गया है, उन लोग को बड़ी गाड़ी आने में लेट हुई है। 5 बजे के बाद बहुत तेज़ी से, 4:30 बजे के बाद आग तेज़ी से फैला है, पूरा जल गया है। उसके बाद बड़ा बड़ा गाड़ी आ रहा है, तो उससे मेरा संपत्ति रिकवर मेरा थोड़ी हो जाएगा उसके बाद, तब तक तो चारों दुकान जल चुका है। लगभग 60 लाख का संपत्ति नुकसान हुआ है। आग बगल के दुकान में लोग कूड़ा उड़ा जलाया था, पानी दिया था और उसमें ठीक से नहीं जल पाया, इसलिए धीरे धीरे जाकर आग फैल गया। रात का टाइम था, कोई देखा नहीं, इसलिए 4 दुकान में आग लगी हुई 4 थी। दुकान और में छोटा दमकल जो है, छोटा दमकल आया हुआ था और दमकल आया। कुछ लोग यह साजिश भी किया, जहाँ आग नहीं लगा रहा था वहाँ पर पानी पटवाया। जहाँ पर मेरे पीछे में आरा मशीन है, उसमें भी कच्चा बोटा था, उसमें भी आग नहीं पकड़ा था, उस पर भी लोग पानी पटवा रहा था और हमारा जलता हुआ दुकान को छोड़ दिया लोग। और जल के खाक हो गया, तब बुझाया और पानी वाला टैंकर वाला पैसा भी खाया। अग्निशमन के लापरवाही के कारण जलाया गया था। जो कुछ लोग देखा है पैसा लेते हुए टैंकर वाला। हाँ हाँ 4 दुकान में नहीं वही देख रहे हैं, हम नहीं पहचान रहे हैं, न दूसरे आदमी देखा है पैसा लिया। पैसा लिया कौन है? टैंकर वाला लिया होगा। 4 दुकान में आग लगा हुआ था और एक छोटा गाड़ी सबसे पहले आया। मुजफ्फरपुर में अब वाहन चोरी करने वाला गिरोह लग्जरी कार से घूमता है। इन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। इसी गिरोह के 3 शातिरों ने मिलकर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर राहुल कुमार की कार चोरी कर ली। शातिरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें 3 शातिर नकाब पहने हुए चोरी की वारदात को अंजाम देते दिख रहे हैं। घटना के बाद पीड़ित जेई ने सदर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि फुटेज से शातिरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित जेई ने बताया कि वो सिकंदरपुर स्थित प्रभात जर्दा फैक्ट्री के समीप रहते हैं। औराई में वो कार्यरत है। बीबीगंज में अपने मित्र गोपाल कुमार के यहाँ एक समारोह में शामिल होने गए थे। रात होने पर वहीं रुक गए। नाला निर्माण के कारण उनके घर पर गाड़ी लगाना मुमकिन नहीं था, इसलिए पड़ोस वाले घर में कार पार्क कर दिया था। सीसीटीवी में स्पष्ट दिख रहा है कि 3 शातिर एक लग्जरी कार से पहुंचते हैं। उसमें से 2 शातिर नीचे उतरता है, ड्राइवर कार में रहता है। दोनों उतरकर कुछ देर तक रेकी करते हैं, फिर जेई की कार के पास जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद गेट खोलने की कोशिश करते हैं और उसका सेंसर भी चेक करते हैं, लेकिन सेंसर नहीं बजता है। तब संतुष्ट हो जाते हैं, फिर अपनी कार में आके बैठते हैं और चले जाते हैं। 10 मिनट के बाद दोबारा वापस आते हैं। उस समय उनके हाथ में कोई औजार भी होता है। फिर जेई के कार के पास जाकर इसे खोलते हैं और फिर स्टार्ट कर वहां से निकल जाते हैं। चोर जिस लग्जरी कार से आए थे वह बिना नंबर प्लेट का था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार भी चोरी की रही होगी। यानी मुजफ्फरपुर में अब चोरी की गाड़ी से चोरी की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। थानेदार ने बताया कि आसपास के थानेदारों को भी इसकी फुटेज दे दी गई है ताकि शातिरों की पहचान की जा सके। जैसे हमारे के मित्र आए थे राहुल कुमार, ठीक है ना, गाड़ी उन्हीं की थी। तो आए थे, छोटा सा फंक्शन था घर पे, तो खाना वाना खाया। जब रेट मतलब रात ज़्यादा हो गया तो बोले सो जाइए, तो गाड़ी यहीं पे लगा के हम उनका पार्क कर दिए, हैंडल लॉक शीशा लॉक चढ़ा दिए, सब स्टीयरिंग लॉक कर दिए और सोने चले गए। गाड़ी और सारा यहाँ गाड़ी लगा रहता है, इधर उधर भी। मेरा भी गाड़ी 2 आगे लगा रहता है। कौन गाड़ी था? इनका केटन था, अल्टो केटन। तो खाना खा के सोने चले, बोले सुबह चले जाएंगे। सुबह उठे तो देखे गाड़ी लगा हुआ ही नहीं यहाँ पे। फिर हम लोग उठे, काफ़ी खोजबीन किए दिन भर इधर उधर, कहीं कोई पता नहीं चला। फिर इनका सीसीटीवी देखे कि लगा हुआ है, तो शाम में आए तो इनका थोड़ा निकलवा के देखे, तो देखे कि एक DIR से एक गाड़ी वहाँ लग रही है। गाड़ी उधर से आ रही है, DIR जाके वहाँ लग जा रही है। DIR लग रही है, 2 आदमी उतरते हैं उसमें से। एक ड्राइवर गाड़ी में ही है ऑलरेडी। 2 आदमी उतरते हैं, एक गमछा बांध रहा है माथा में और एक कैप पहना हुआ है। गमछा बांध रहा है और गाड़ी के पास आके मतलब उसको खूर कुछ कर रहा है, जो दिख रहा है वहाँ से। फिर उसको मतलब 20 मिनट 15 मिनट उसको नहीं कुछ बना, फिर चला गया आगे और फिर 10 मिनट बैक हुआ। फिर आया, गाड़ी वहाँ घुमाया, घुमा के फिर वहीं लगाया, गाड़ी लगाया, फिर दोनों उतरा और फिर खुरखा किया, फिर गाड़ी स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट किया, बैक गया और पहले मेरा गाड़ी लेके गया वो छोटा वाला गाड़ी, तब उसका DIR लेके चला गया। क्या वो गाड़ी चुराया? एक गाड़ी चुराया और गाड़ी से आया था चोरी करने, DIR बिना नंबर की गाड़ी से आया था। कितने लोग बैठे हुए थे उसमें? एक ड्राइवर था, 2 आदमी, 3 आदमी।
अब गाड़ी से आ रहा है, गाड़ी चोरी कर रहा है। हाँ, बिना नंबर का डिजायर है। और जैसे कि एक बार उसका स्टार्ट नहीं हुआ तो हमको लगता है कुछ अगल बगल का ही कोई जो भी हो बंदा इतने दूर का कि तुरंत गया और 10 मिनट फिर आया वो कुछ पुलिस वगैरह कुछ लेकर, मतलब उसको लगा कि नहीं उससे होगा तो तुरंत आया फिर और उसका तो खोल ही लिया गाड़ी मेरा। कब की घटना है ये 29 तारीख की सुबह। पुलिस क्या कार्रवाई अभी करती है? पुलिस तो सदर थाने में गए हैं, कल FIR हम लिखवाए हैं, मेरे दोस्त साथ में थे। GPS वगैरह लगा हुआ था क्या? नहीं, GPS गाड़ी नहीं। किनका गाड़ी था? राहुल कुमार का। कौन है वो? वो मित्र है हमारे। फिलहाल कोई पता नहीं चला। नहीं, हम लोग तो काफ़ी खोजबीन किधर भागा है लेके? इधर ही गया। इधर हाईवे के तरफ? हाँ, इधर आया भी इधर। भगवानपुर की तरफ? हाँ, ऐसे ही गया और जो दोबारा फिर गया तो इधर ही गया, फिर इधर से ही आया, फिर दोबारा मतलब लोकेशन इधर बता रहा है, इधर का वो है। एक राहुल कुमार नाम का व्यक्ति है जो वर्तमान में बीबीगंज में रहता है। उसका एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि अल्टो कार हमारी चोरी हो गई है। तो हम लोग छानबीन कर रहे हैं और अगर सूचना सही होगा तो प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी वीडियो भी आया है? हाँ, उसमें लिखा है वो कि इसका CCTV फुटेज है। हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच करने में अगर सत्य पाया जाता है तो हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर। पहचान वगैरह हुई है क्या? CCTV क्या था? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है ऐसा। एक नए तरीके से चोरी का मामला सामने आया कि बताया है इस तरह की बात कि कार से ही आ रहा है और वो अल्टो कार जो है, लेकिन अभी हम लोग CCTV फुटेज नहीं देखे हैं। अभी देख छानबीन करके फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस के एक बड़े वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। यह गिरोह मुजफ्फरपुर के शहरी इलाका से बाइक चुराकर नेपाल में बेच दिया करता था। दरअसल नगर पुलिस को लगातार बाइक चोरी की शिकायत मिल रही थी। DSP टाउन राम नरेश पासवान ने नगर थानेदार अनिल कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई और अहियापुर के सोडा गोदाम चौक छीट भगवतीपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 4 युवकों को दबोच लिया। इन सभी से सख्ती से पूछताछ की है तो कई अहम खुलासे हुए हैं। इन लोगों के निशानदेही पर पुलिस ने सीतामढ़ी के बथनाहा में तैनात चौकीदार मोहम्मद मुन्ना का पुत्र फयाज को दबोच लिया। इन सभी के पास से पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा चोरी की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। कई बाइक का तो इंजन निकालकर इन लोगों के द्वारा बेच दिया गया है। पकड़े गए युवकों की पहचान सीतामढ़ी के मोहम्मद फयाज, अहियापुर के सोडा गोदाम छीट, भगवतीपुर के मोहम्मद ताज, मोहम्मद तंजीर, जावेद और सोनू के रूप में हुई है। इस गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड चौकीदार का पुत्र फयाज उर्फ लुल्ला है, जो इन युवकों से चोरी का बाइक खरीद कर नेपाल में बेच दिया करता था। DSP प्रशिक्षु सियाराम यादव ने बताया कि यह युवक मुजफ्फरपुर के कई इलाकों से बाइक चोरी कर सीतामढ़ी के फयाज को दे चुका है और फयाज नेपाल में जाकर बाइक का पार्ट अलग कर बेच दिया करता था। इन लोगों की गिरफ्तारी से बाइक चोरी में कमी आएगी। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सीतामढ़ी में कुछ लोग हैं और कुछ बाइकों को जो है हेरा फेरी करते हैं और नेपाल में बेचते हैं। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर नगर थाने की पुलिस इंस्पेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई की और इसमें जो है 7 बाइकें पकड़ी गई और इसमें 5 लोग भी जो शामिल थे वो पकड़े गए। इसमें एक चौकीदार के पुत्र भी हैं और सब पर आवश्यक कार्रवाई की गई है और सबको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मुख्य कारोबारी पर कौन है, क्या नाम है? इसमें मुख्य कारोबारी फैयाज, पेशर मोहम्मद मुन्ना, ये काजीपुर थाना बथनाहा का रहने वाला है। ये इसे मुख्य साजिश करता है। ये चौकीदार का बेटा है? हाँ, ये चौकीदार। टोटल कितने गाड़ी बरामद हुई? 7 गाड़ी बरामद हुई है। और जो लोग हैं सब लोकल हैं या बाहर के रहने वाले? बाहर के हैं और कुछ लोकल भी हैं। आगे तक क्या करोगे? अभी न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा इसको। मुजफ्फरपुर में इन दिनों एक CCTV फुटेज खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरों में दिख रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में युवक मोहल्ले से जैसे जैसे गुजरता है वैसे वैसे मोहल्ले में लगे लाइट को बंद करते जाता है। ये तस्वीरें मिठनपुरा थाना इलाके के 3 कोठिया मोहल्ले की बताई जा रही है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कई संदिग्ध युवक कुर्ता पजामा और सर पर टोपी पहने हुए दिख रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये युवक मोहल्ले में लगे लाइट क्यों बंद कर रहे हैं। फिलहाल CCTV के आधार पर सभी संदिग्ध युवकों की पुलिस तलाश में जुट गई है। गौरतलब है कि 3 कोठिया और चतुर्भुज स्थान इलाका है, सेंसिटिव एरिया है। इस इलाके में स्मैक का भी बड़े पैमाने पर कारोबार होता है।
पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर जबरदस्त हमला किया है। मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा नेता ने कहा है कि सुरेश शर्मा की बेइज्जती भूमिहार समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि शहर की जल निकासी की समस्या से निजात दिलाने को लेकर मनिका में प्लांट लगाने की तैयारी की गई थी, जिसे साजिश के तहत रुकवा दिया गया। इसका जवाब वहां के लोगों ने दे दिया है। सुरेश शर्मा के इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। पूर्व मंत्री ने कहा कि जब तक नगर निगम से जुड़े 20 से 25 लोगों को जेल नहीं भिजवा देंगे तब तक चैन से बैठने वाले नहीं हैं। वो हमको कहे कि सुरेश जी जब तक 25-30 को जेल नहीं भेजेगा नगर निगम नहीं चला सकता है। मैं आज डंके के चोट पर आपको कह रहा हूं, मुख्यमंत्री से पूछिए, इतनी घपलेबाजी, इतनी चोरी, इतना बर्बादी जिसका कोई हिसाब नहीं। आज डायरेक्ट चुनाव से यह समझेगा। कोई मुजफ्फरपुर में देखा था क्या इतनी चौड़ी सड़क? कोई सोचा भी था क्या? पीडब्ल्यू किशोर यादव ने हमने वो कहे कि आप हमको 10 करोड़ दीजिए, मैं आपको 200 करोड़ दूंगा। मैंने उनके क्षेत्र, मेरे पास तो कम पैसा था, मैंने 10 करोड़ दिया पटना डेवलपमेंट के लिए, उनके सिटी के लिए। उन्होंने हमें 200 करोड़। आज सारी पीडब्ल्यू बन रहा है। सारे जमीन आज किस बात के लिए हुआ? मैंने सबसे पहले जल जमाव के लिए 200 करोड़ रुपया अमृत योजना का दिया था। मैंने तो इसका प्रोजेक्ट बनाया था, प्रोजेक्ट को इंजीनियर बनाया, उसको लोगों ने रोकवाया, मनिका में नहीं बनने देंगे, जिसका रिजल्ट यह चुनाव का हार है। जिसने विरोध किया उसको जवाब सुरेश शर्मा नहीं दे सकता था, लेकिन वहां के लोगों ने उसको जवाब दिया, घर बैठो, जिस दिन नहीं देंगे सुरेश शर्मा के बेइज्जती बर्दाश्त समाज नहीं करेगा। केवल भूमिया ने सारा समाज का लोग गलती करते हो, भाई की कारोबार करके कहते हो कि सुरेश शर्मा को समझदारी नहीं है, तुमको समझदारी आ गया? रघुनाथ पांडे जी हमारे गुरु हैं, उनको बेइज्जत कर करके चुनाव को जीतेगा। यहाँ राजनीति कोई होगी? इसलिए मेरे भाइयों, ये ओझा ने बताया, आज भी पीछे फाइल मंगा करके मंत्री ने उसको कहा कि ये सौदागरी का जमीन 5-5.5 सौदा का जमीन होता है, उसका रिपोर्ट डीएम एनओसी और दिया था, वो गलत दिया था क्या? तो उसको केस करो, उसका गलत क्यों दिया? सुरेश शर्मा उसके लिए दिया। और जल जमाव होते जा रहा है, पानी कहां जाएगा? आप टैंक सिलवाते हैं तो आप व्यवस्था करते हैं ना। आज इतने बड़ा प्रोजेक्ट का कोई व्यवस्था नहीं है कि पानी कहां जाएगा, कहां एसटीपी लगेगा, कहां पानी निकल के जाएगा, कहां कमांड एंड कंट्रोल को कैसे किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। सारी चीज कागज में। मेरे भाइयों, मैं मुजफ्फरपुर की जनता को एक ही चीज कहूंगा कि आप नगर निगम का डायरेक्ट चुनाव, मेयर से ज्यादा विधायक नहीं होगा। मेयर को ठीक से चुनिए। सुरेश शर्मा अलग अलग रह करके स्मार्ट सिटी बना के दिखा देगा, आप उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन फिर गलत मेयर को चुनिएगा, लफड़ेबाजी वाले मेयर को तब नहीं। और मुझे किसी से डर नहीं है, किसी पार्टी चाहे किसी से। ईमानदारी से अगर सुरेश शर्मा किसी व्यक्ति से कहीं भी एक पैसा घूस लिया है तो सूली पर चढ़ा दो, सुरेश शर्मा अगर साबित कर दो। ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी से करके की चोट पर बोलते हैं। चोरों लोग से सावधान रहो, धार लगाए हुए लोग देखेंगे। स्मार्ट सिटी का भी आपको देखना पड़ेगा। मैं बहुत बात घंटों बता सकता था इसके बारे में, समय खुद जाना है। मैं एक ही चीज कहूंगा
कि यह विकास का अवरुद्ध करने वाला आदमी मुजफ्फरपुर को नहीं समझा। मुजफ्फरपुर में पैसे बड़े हुए, स्मार्ट सिटी का पैसा इस साल नहीं होगा तो रिटर्न हो जाएगा। जल जमाव से मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे सुरेश शर्मा ऐसे आदमी का 50 में हरा दीजिए, उससे कब तक पड़ता है। जब तक उसका निकासी का स्थिति नहीं होगा तब तक पानी कहां जाएगा भाई। पूरे देश में 2 या 3 मई को मनाए जाने वाले ईद त्योहार को लेकर मुजफ्फरपुर प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने सभी थानाध्यक्ष के साथ शांति समिति की बैठक कराई। तो वहीं रविवार को संवेदनशील एरिया में अतिरिक्त संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी ने कहा कि खासकर सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने का निर्देश भी दिया गया है। किसी भी तरह का अफवाह सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। फ्लैग मार्च में बीएसपी प्रशिक्षु सियाराम यादव, नगर थानेदार अनिल कुमार, मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद, काजी मोहम्मदपुर थानेदार सत्येंद्र सिन्हा, ब्रह्मपुरा थानेदार अनिल गुप्ता समेत कई एसएचओ और सर्किल इंस्पेक्टर मौजूद रहे। ईद को लेकर के अभी हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। शांतिपूर्वक व्यवस्था रखने के लिए हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं संवेदनशील स्थानों पे। सामाजिक तत्व विशेषकर क्या पर मैसेज दीजिएगा जो सोशल मीडिया पर अदुल फदुल डालते हैं, उनके लिए क्या मैसेज? उन सभी पे निगाह रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी हम लोग उसमें देख रहे हैं, जो भी गलत मैसेज आएगा या दुष्प्रचार करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, ईदगाह और मस्जिद के पास भी किस तरह का पुलिस फोर्स और तैनात रहेंगे इसको लेकर? जी, दंडाधिकारी और पुलिस बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। ज्वाइंट ऑर्डर निकल रहा है, उसके हिसाब से सभी जगह बल और प्रतिनियुक्ति की जाएगी। AITUC की ओर से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस पर मोती झील स्थित कार्यालय से प्रतिरोध जुलूस निकाला, जो मोती झील, जवाहरलाल रोड, सरैयागंज टावर, कंपनी बाग होते हुए खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पहुंच सभा में तब्दील हो गया। जुलूस में शिकागो के अमर शहीदों, तुम्हें मेरा लाल सलाम, महान मजदूर दिवस जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, निजीकरण उदारीकरण पे रोक लगाओ, डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि वापस लो सहित कई नारे लगा रहे थे। संगठन की राज्य कमेटी सदस्य नरेश राम ने कहा कि आज मजदूर दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं, हम अपनी भाईचारा बढ़ाते हुए संगठन को मजबूती करते हुए आंदोलन को तेज करेंगे और इसी आंदोलन के बल पे भारत में समाजवादी सरकार गठित करेंगे, जो मजदूरों के सभी तरह के हक, अधिकार और सुविधा को सुनिश्चित करेगा। 1 मई को सर्वप्रथम मजदूरों ने 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम और 8 घंटा अपने बीवी बच्चों का साथ देने की मांग को लेकर लड़ाई हुआ था, जो अमेरिका के शिकागो शहर के हे मार्केट से लड़ाई शुरू हुई थी और सर्वप्रथम फ्रांस के पेरिस में दुनिया के मजदूरों ने मिलकर अपनी एकजुटता का दिवस घोषित करने के लिए 1 मई को दिन ही घोषित किया गया था। आज इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग रोड पर उतरे हैं। देख रहे हैं पूरे दुनिया में जो निजीकरण, उदारीकरण के कारण सरकारी विभागों में ठेका प्रथा लागू हुआ है, जिसके कारण स्कीम वर्कर्स के रूप में विद्यालय रसोइया, आंगनवाड़ी, आशा और अन्य तरह के लोग हैं और अन्य जगह पर ठेका मजदूर के रूप में देखा जा रहा है, जिनको मजदूर मानने से सरकार इनकार करती है, न्यूनतम मजदूरी देने से भी इनकार करती है। उनका यूनियन बनाने का अधिकार है, ये लड़ाई लड़ने का अधिकार है, इससे भी वंचित करती है। आज के ये इस विरोध मार्च के माध्यम से, मजदूर दिवस के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप मजदूर विरोधी जो ठेका प्रथा लाए हैं उसको वापस किया जाए। स्कीम वर्कर्स के रूप में कार्यरत जो मजदूर है उनको तत्काल मजदूरी माना जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो विद्यालय में रसोइया है उनसे सफाई का काम, अन्य काम नहीं लिया जाए। जो आंगनवाड़ी का काम करती है सिर्फ आंगनवाड़ी का पढ़ाने का काम लिया जाए, लेकिन सर्वे के नाम पर 50 तरह के काम में उनको फंसाया जा रहा है।
आशा के साथ भी इसी तरह की बात है। जो भी स्कीम पर काम कर रहे हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। जो आज के महंगाई के दौर में उनको न्यूनतम मजदूरी का भी लाभ नहीं देना, ये देश के लिए शर्मनाक की बात है। देश तरक्की कर रहा है, अंबानी अदानी का संपत्ति बढ़ रहा है, लेकिन स्कीम वर्कर्स, विद्यालय रसोइया, आशा, आंगनवाड़ी न्यूनतम मजदूरी की मांग से भी वंचित है। इसी मांगों को लेकर आज मई दिवस हम लोग मना रहे हैं। मजदूर दिवस के अवसर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ ने रविवार को बैरिया स्थित अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने बताया कि मजदूर दिवस के अवसर पर उन्होंने बिहार सरकार और DM से ऑटो चालकों के लिए विभिन्न मांगे की है। इसमें सबसे प्रमुख है कि ऑटो चालकों के साथ पुलिस जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, साथ ही ऑटो चालकों से मनमाना जुर्माना वसूला जा रहा है, उसे बंद किया जाए, नहीं आने वाले समय में संघ इसे लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा। प्रदर्शन में अध्यक्ष के साथ महासचिव मोहम्मद इलियास इल्लू, संजय राय, पप्पू गुप्ता, कृष्ण मुरारी, बबलू, मोहम्मद लालू, राहुल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। नहीं, ऑटो की बहुत सी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ा समस्या तो ये है कि जगह जगह पर ऑटो को पुलिस पकड़ रहा है, पकड़ के फाइन कर रहा है, बिना कोई कागज पत्र का कोई मांग नहीं है, बल्कि खाली पकड़ने से मतलब है पैसा वसूली का मतलब है। हम इसके विरोध में हम लोगों ने कई बार लेटर भी दिया है जिला प्रशासन को भी कि इस पर रोक लगाया जाए, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम पुनः एक लेटर जिला प्रशासन को हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलकर देगा। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। जिला में सभी जिलों में पूरे टेम्पू का परिचालन बंद करेंगे। टेम्पू चालक भुखमरी के कगार पर आ गया, उसकी स्थिति इतना दयनीय होता जा रहा है, जितना दिन भर कमाता है शाम में उसको पुलिस पकड़ के ले जा रहा है, सारा पैसा वसूल रहा है, कोई मतलब ही नहीं। जैसा लगता है कि अंधा राज है। सरकार जो है सो गरीबों के लिए क्या रोजगार देगा कि रोजगार छीनने का प्रयास कर रहा है, जिसके लिए सारा टेम्पू जो लोग हैं टेम्पू का रोजगार छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग टेम्पू का रोजगार नहीं चलाना चाह रहे हैं, बैंक का किस्त नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए कि दिन भर जो कमाते हैं सामने पुलिस पकड़ के डेली 25-30 गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। ये कौन कानून, अंधा कानून है। हम लोग इस संबंध में जिला प्रशासन के अलावा वरीय अधिकारी से भी मिले, लेकिन उनके तरफ से भी कोई आश्वासन ऐसा नहीं मिला जिससे उस पर कार्रवाई हो, उस पर रोक लगे। हम पुनः प्रेस के माध्यम से उनको ये सूचना देना चाहते हैं कि इस तरह का जो नंगा नाच शहर में हो रहा है उसको रोका जाए, कि गरीब लोगों पर उसका जीवन कम से कम चल सके और इस तरह का गाड़ियों को पकड़ना बंद किया जाए। रविवार को मजदूर दिवस के अवसर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केजरीवाल अस्पताल के कर्मियों ने अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। दोपहर 3 से 4 बजे तक कर्मचारी अस्पताल परिसर में जमा हो गए और अस्पताल प्रबंधन के विरोध में जमकर नारा लगाया। केजरीवाल मातृ सदन अस्पताल कर्मचारी संघ के सदस्यों का कहना है कि 25 मई तक कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई तो वो लोग 26 से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर देंगे। प्रदर्शन के मौके पे महामंत्री अरुण महतो, किरण कुमारी, अर्चना कुमारी, मंजू देवी, गायत्री कुमारी, राजकुमार, हरिंद्र कुमार सहित करीब 50 कर्मी मौजूद रहे। आज मजदूर दिवस है, इसलिए प्रदर्शन करिए हैं। प्रदर्शन का मजदूर दिवस ही जारी रहेगा जब तक मांग में हम लोग का पूरा नहीं होगा। कितना दिन से मांग लंबी है? मांग तो हम लोग बहुत दिनों से मांग रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं मांग हम लोग का पूरा हुआ है। और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। आज मजदूर दिवस है, इस शुभ घड़ी पर कुछ बोलना चाहते हैं हम। जी बोलिए। केवल बढ़ोतरी ही करना में हम लोग का लड़ाई नहीं है। यहाँ बाकी स्टाफ है जो परमानेंट नहीं है, उसके लिए ही बहाली के लिए परमानेंट काम केवल करने से नहीं है, बहाली करने के लिए भी बोल रहे हैं कि स्टाफ बहाली करने के लिए बहुत ही दिक्कत होता है, काम करने में भी बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए गुजारिश है कि आप लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं कि आदमी भी बहाली करे। इसको लेकर आगे क्या करना है? आगे यही करना है कि हम लोग का जो मांग है पूरा करे, माने करने का कृपा प्रदान करने मालिक करे और आदमी भी बहाली करे, यही सब हम लोग का मांग है। मई मजदूर दिवस है और इस मजदूर दिवस के अवसर पर हम सभी मजदूरों के तरफ से सभी कर्मचारी और मजदूरों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। हमारी मांगें हैं कि हमारी जो वेतन सरकार द्वारा निर्धारित है वह वेतन दिया जाए और सारे स्टाफ को परमानेंट किया जाए। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी लड़ाई जारी रहेगी। हमसे जो टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल SKMCH के एक हॉस्टल की मेस से शराब बेची जा रही थी। अय्यापुर पुलिस की छापेमारी कर इसका भंडाफोड़ किया गया। दरअसल गुप्त सूचना पर मेस से पुलिस
ट्रेटा पैक की 51 लीटर शराब जब्त की है। पुलिस ने मेस संचालक समस्तीपुर के कल्याणपुर निवासी संजय राम और उसके स्थानीय साथी राघोपुर गांव निवासी संजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। जिस मेस से शराब मिली है उसमें MBBS के छात्र खाना खाते हैं। पुलिस को पूछताछ में स्पष्ट हुआ है कि शराब माफियों ने राघोपुर में बड़ी खेप मंगाई है, जिससे संजय राम ने शराब ली थी। वही गिरफ्तार संचालक और उसके साथी को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर अय्यापुर थाने के दरोगा नितेश कुमार ने पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि SKMCH की मेस से शराब बरामद की गई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें SKMCH का मेस संचालक भी है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक आदमी लाया था बेचने में। कौन आदमी लाया था? कोई बाहर का आदमी था, उसके लिए। अच्छा, मेस तो आप चलाते हैं? किसके लिए शराब? इसी तरह कुछ बेचने होना चाहिए। हॉस्टल का मेस है? हॉस्टल। छात्र मांगते थे क्या? छात्र है ना। तो आप मेस चला रहे तो जानते हैं कि तो आप जा रहे हैं जी। तो आपको नहीं पता था कि शराब नहीं रखना है? पता था, लेकिन गलती हो। कितना दिन से रखते हैं? तो फर्स्ट बार रहता था। शराब 51 लीटर करीब में पकड़ा गया है। 2 अभियुक्तों से दोनों मिलके 51 लीटर मिला है। और एक का नाम संजय कुमार और बाप का नाम चेथरू पासवान है, जिला समस्तीपुर का रहने वाला। वर्तमान में SKMCH का मेस संचालक है। SKMCH के मेस से अस्पताल से आगे छानबीन की जा रही है। शराब के पहले भी शराब मंगवाई गई थी या पहली बार मंगवाई? ना, ऐसा कोई विषय कोई जानकारी नहीं है। कार्रवाई चल रही है जी बिल्कुल। पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती के नोनिया चेतना मंच की ओर से रविवार को महान स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी प्रसाद की 121वीं जयंती नोनिया स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मजदूर दिवस पर सरकार की नीतियों की भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और पूर्व मंत्री अनीता देवी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने उन्हें नमक सत्याग्रह आंदोलन का बड़ा योद्धा बताते हुए कहा कि चंपारण के इस लाल ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका अदा की। वहीं पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने कहा कि नोनिया समाज ही नहीं, सभी लोगों को उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। ये जो है हमारी 121वीं जयंती है और हमारे पूर्वजों की जयंती है। उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी लड़ाई लड़ी और जब महात्मा गांधी गए तो अगर बैठने का किसी ने जगह दिया तो इसी समाज के हमारे मुकुटधारी सिंह जी ने जगह दिया और आज उनकी एक मूर्ति लग के वहीं तक उनका काम ख़त्म कर दिया गया। ये जो कम्युनिस्टवाद जो था और कम्युनिस्ट के लिए लोग जो कुछ नहीं किए, अगर थोड़े बहुत दिखाई पड़े तो उनका गुणगान सारे लोग करते हैं, लेकिन जिन्होंने लड़ाई की, नीलहा की खेती में भी हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ के चंपारण में काम किया। चंपारण में जब भी हमारे बापू जब पहली बार गए और वहाँ उन्होंने साथ साथ सारा कुछ किया और यही बात है कि हम समाज को और पूरे बिहार को हम बताना चाहते हैं कि ये समाज मिलिटेंट समाज है, चाहे वो नीलहा की खेती हो, चाहे नमक आंदोलन हो, ये नोनिया समाज ही ये पूरा का पूरा जो है उसमें पूरा भीड़ के किया था। आपको पता होगा जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हमारे कितने लोग गरीब हो गए और गरीब होने का कारण था कि ये नमक जो बनाते थे, नमक से भी जो हमारे जो छाड़ी जो लोग कमाता था उसे सोरा बनता था और सोरा जो है वो यहाँ मैंने जो नदी के रास्ते से ढाका जाता था और ढाके में जब बंटवारा हुआ है पाकिस्तान हिंदुस्तान का 47 में तो हमारे जो समाज के लोग बनाने वाले जो बड़े लोग थे वो सारे के सारे गरीब हो गए। तो निश्चित रूप से इस समाज को जो मैं यहाँ देश में जो हमारा एक इतना बड़ा काम के लिए हमने योगदान किया है तो आज हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख कम रहे हैं, हम इनको जागृत करने के लिए उनके पूर्वजों को, अब जैसे बुद्धू नुनिया थे उनको अंग्रेजों ने कढ़ा में डाल दिया, उनके कुएं में जहर डाल दिया, तो कहने का मतलब है कि जो हम लोग मिलिटेंट आदमी हैं और उस तरह से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है और आज अगर हम एकजुट हुए हैं तो समाज में कुछ हमारा जो अभी गति बढ़ा है उसको और भी गति देने के लिए हमें काम कर रहे हैं। अमृत महोत्सव पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। वो सम्मान नहीं
देखिए शहीद नहीं है, ये कम्युनिस्टवादी जो नेतागिरी था, जो अंग्रेजों का जो ताल था उसमें कम्युनिस्टवादी ज़्यादा आप देखेंगे कि जो भी पुस्तक है ज़्यादा हमारे उस ग्रुप का ही पुस्तक है। उन्होंने जो कम काम किया मन मंडित किया, लेकिन जो पुराने लोगों ने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा योगदान, काहे नहीं कोई दूसरा आदमी वहाँ ज़मीन दिया? ये मुकुटधारी सिंह जी क्यों हमारे विद्यारवा का ज़मीन दिए? और उनका सिर्फ एक मूर्ति लग जाने से सरकार में नहीं, उनका भी डे होना चाहिए, उस दिन भी छुट्टी होनी चाहिए। तो इसलिए ये आंदोलन का जो 75वां वर्षगांठ है हमारा अमृत महोत्सव, इस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सभी लोग एकजुट होके उनको जो भी लोग खोए बिसरे, आज नरेंद्र मोदी जी सबको बिटोर रहे हैं, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, और ये जो बिटोर के और काम हम लोग कर रहे हैं। आप अभी अभी देखे होंगे बाबू वीर कुंवर सिंह को जो हम जयंती मनाए, तिरंगा फहराएं, क्या हुआ था? अंग्रेजों ने और कम्युनिस्टों ने कहा कि नहीं, ये जो लड़ाई थी वो जो सिपाही विद्रोह था, तो हमारा सिपाही विद्रोह नहीं था, वो आज़ादी की पहली लड़ाई थी। और ये भी आज़ादी की पहली लड़ाई में जब महात्मा गांधी जब गए तो उस समय हमारा ये इन्होंने जो काम किया उसका भी उन्हें निश्चित रूप से सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा, विद्यारवा में एक फ़ोटो लगाने से सम्मान नहीं होगा, कहीं एक बड़ी प्रतिमा लगनी चाहिए। आज़ादी के 75वें वर्ष पर ये अमृत महोत्सव हो रहा है। हमारा देश जब गुलाम था और गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए हमारे नुनिया समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका त्याग, संघर्ष, कुर्बानी भुलाया नहीं जा सकता। जब हम लोग को जानकारी मिली पिछले 7-8 वर्षों से, आज नहीं बल्कि 2017 में भी आपको यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष जब मनाया जा रहा था, इसी मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में हमने मुकुटधारी प्रसाद जी का जयंती 1 मई 2017 को मनाया था। और इस देश की आज़ादी में नुनिया समाज का बड़ा योगदान है। किसी ने कहा है कि जब 1770 में नुनिया विद्रोह अंग्रेज़ के खिलाफ हुआ जो 18 वर्षों तक चला, अगर इस देश के हर बिरादरी, हर समाज के लोग अगर नुनिया समाज को अगर समर्थन दिए रहते तो हमारा देश गुलाम नहीं होता। रविवार को आयोजित ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी अक्षय तृतीया यानी 3 मई को भगवान परशुराम जयंती समारोह पटना में आयोजित कर एक बार फिर से बिहार के सामाजिक परिदृश्य में ब्राह्मण और ब्राह्मणशियों की एकता दिखाई पड़ेगी। कार्यक्रम में बिहार सरकार से भगवान परशुराम की जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित किए जाने एवं केंद्र सरकार द्वारा घोषित सवर्णों के 10% आरक्षण को बिहार में भी व्यावसायिक केंद्र सरकार द्वारा घोषित सवर्णों के 10% आरक्षण को बिहार में भी व्यवहारिक रूप से लागू करने और राज्य स्वर्ण आयोग को सक्रिय बनाने की मांग की जाएगी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंच के महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में महिलाएं पटना पहुंचने वाली है, जिसमें बहुत अधिक संख्या मुजफ्फरपुर की होगी। जिलाध्यक्ष अमित सिंह मुनमुन ने बताया कि संगठन पंचायत स्तर पर आमंत्रण यात्रा आयोजित कर रही है और प्रत्येक पंचायत से वाहनों का काफिला आगामी मंगलवार को पटना के लिए रवाना होगा। शहर के 0 माइल एवं बैरिया सहित अन्य संपर्क स्थल से बड़ी बसों में प्रतिनिधियों को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। अध्यक्ष जी ने बताया 3 मई को परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम की तैयारी हमारी चल रही थी और उसमें पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में महिलाएं भी भाग लेने पहुंच रही हैं। उसमें मुजफ्फरपुर से महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ इस संगठन की। इसके नाते मेरी कोशिश है कि हमारे समाज की महिलाएं आगे आकर के घर से बाहर निकल कर के हमारा जो संगठन का कार्य है उसमें सहयोग करें, आगे बढ़ें और जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, जिनके ऊपर जवाबदेही है, वो कम से कम हमारी अगली पीढ़ी को अपने जो संस्कार हैं उनसे परिपूर्ण करें कि हमारी अगली पीढ़ी और ज़्यादा तेजस्वी बने। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के बैनर तले आगामी 3 मई अक्षय तृतीया के रोज पटना के बापू सभागार में एक भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोग मुजफ्फरपुर जिला से 2000 के संख्या में लोगों को ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं
और इस आमंत्रण या अभी हम लोगों का आमंत्रण यात्रा चल रहा है, जिसमें हर प्रखंड में हम लोग जाके वहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलके उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनावें। अक्षय तृतीया हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारे भगवान परशुराम जो विष्णु के छठे अवतार हैं, उनका भी जन्म दिवस है। इस अवसर पर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच अपने केंद्रीय नेतृत्व के अगुवाई में पटना में पहली बार एक भव्य शोभा यात्रा और वहाँ के बापू सभागार में एक विशाल सभागार में हम लोग परशुराम जयंती समारोह को रख रहे हैं। और इस अवसर पर पूरे बिहार में तैयारी चल रही है। सभी ज़िलों में पंचायत स्तर तक हम लोग के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर चूँकि भूमिहारों और ब्राह्मणों का बहुत बड़ा आबादी है, इसलिए हमारा केंद्रीय स्थल जो है वो मुजफ्फरपुर है और यहाँ बहुत ही अच्छा हम लोगों को स्वीकृति मिल रही है। इस आयोजन में 3 मुद्दों को विशेष रूप से सरकार के संज्ञान में देना भी हमारा उद्देश्य है, निहितार्थ है। पहला ये कि जिस प्रकार विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान गौतम बुद्ध की जयंती को अवकाश दिया जाता है, उसी प्रकार राजकीय अवकाश अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती पर भी दिया जाए। दूसरा हमारी मांग होगी दूसरी कि मोदी सरकार ने जो 10% सवर्णों के लिए आरक्षण किया है, उस आरक्षण को बिहार में भी अविलंब व्यावहारिक रूप में लागू किया जाए। और तीसरा हमारा ये होगा कि सवर्ण आयोग जिसकी घोषणा नीतीश सरकार ने की थी, उसको फिर से गठित करके और उसको सक्रिय किया जाए। इन तीनों मांगों को पूरे बिहार से लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ शिरकत करेंगे सभागार में और हम लोग इस बात को रखेंगे। रविवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर सह रक्तदाता सम्मान समारोह का आयोजन जूरन छपरा रोड नंबर 3 में आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर चंदन कुमार और डॉक्टर गौरव वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पे कुमार ललित, समाज सेवी शर्वेश रंजन, अन्नू, विवेक, कुंदन कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। शिविर में 21 लोगों ने रक्तदान किया। फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा है कि जरूरतमंदों के लिए हमेशा रक्तदान करना चाहिए, जिससे 3 लोगों की जान बचती है और शरीर में अनेकों फायदे भी होते हैं। आज का रक्तदान शिविर हमने लगाया था। विगत हमारी संस्था जो कि पिछले 3 सालों से रक्तदान शिविर लगा रही है, रामा मेमोरियल फाउंडेशन, पिछले कुछ महीनों पहले भी हमने शिविर लगाया था। तो आज का हमारा शिविर क्योर पैथोलॉजी परिसर में था। इसके लैब डायरेक्टर श्री ललित भैया भी हमारे साथ है और इन्होंने बहुत सारा हमको मदद किया है। पहले भी उन्होंने कोरोना काल में और उससे पहले भी विगत 6-7 जिलों में वो लैब लगा करके लोगों की जाँच करते हैं। उनके यहाँ बहुत सारी सुविधाएँ हैं जाँच हेतु। तो हम लोगों ने ये प्लान करके यहाँ पे आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। इसमें अभी तक कुल 20 लोगों से ऊपर ने रक्तदान कर दिया है और हमारा टारगेट है कि 50 से प्लस का रक्तदान हमारा शिविर चलेगा। और इस चीज़ के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि व्यर्थ न जाए दी हुई नेकी, कर्मों के फल भी मिलते हैं। बच जाए अगर किसी इंसान की जान तो जाने कितने ही चेहरे खिलते हैं। अगर 1 यूनिट रक्त अगर किसी को हम देते हैं तो उससे हज़ारों परिवार की खुशियाँ लौटती हैं। एक यूनिट रक्त से हम 3 लोगों की जान को बचाते हैं और उन 3 लोगों में हज़ारों परिवार के सदस्य खुशियाँ होती हैं, जिनसे मुस्कान उनके चेहरे पर ये अनबिलीवेबल हैप्पीनेस होता है, जो हम लोग देख करके ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितना खुश होते हैं उन सारी चीज़ों से। तो ये शिविर आज का हमारा उन लोगों के लिए समर्पित है जो डोनर्स हमारे प्रति आभार व्यक्त करके हमारे यहाँ रक्तदान शिविर करते हैं, हमारे यहाँ डोनेशन करते हैं, हमारे यहाँ आ करके अपना भरोसा जताते हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिला करके आगे की ओर चलते हैं। आज हमने पटना से निरामिया ब्लड बैंक को इन्वाइट किया है, उनको है, क्योंकि पटना में भी हमारी काफ़ी सारी डिमांड आती है। तो इस चीज़ को लेकर के हमने उनको इनवाइट किया है। पटना की टीम है हमारे साथ। हम अगले हर एक जिलों में हमारा टारगेट है कि हर एक जिलों के ब्लड बैंक को मैं ब्लड दूँ। चूँकि जब केसेस आते हैं, किसी का अगर कहीं कुछ दुर्घटना घटना होता है तो वो समय और जगह देख करके नहीं होता है, पूरे जिले में पूरे जगह होता है। तो हमारा ये टारगेट है कि बिहार के 38 जिलों में हमारा रक्त संग्रह होकर के जाए, चूँकि जब कहीं भी हमारा डिमांड हो तो हम हर जगह पूरा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मीडिया बंधुओं का, डेन न्यूज़ की पूरी टीम का, जो कि हमारे सारे कार्यकलापों को अपने मीडिया पे रखते हैं, अपने बातों को हमारे लोगों तक पहुंचाते हैं, हमारी जो भावनाएं हैं उसको जागृत करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा रक्त डोनेशन इसी के कारण हो पाता है, क्योंकि जब तक हम लोग को अवेयर नहीं करेंगे, लोग जानेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा। स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम बम विस्फोट के सहयोगी अमर बलिदानी प्रफुल्ल चंद चाकी के 114वें बलिदान दिवस पे नागरिक मोर्चा की ओर से स्मारक स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ कवि साहित्यकार आलोक अभिषेक सहित उपस्थित लोगों ने उनकी प्रतिमा में माल्यार्पण कर कहा कि शहीद प्रफुल्ल चंद चाकी की वर्षों से उपेक्षा होती रही है। आज देश में पहली प्रतिमा शहीद स्मारक समिति ने लगाया, जो सराहनीय है। राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है, उनके योगदान को कभी हम भुला नहीं सकते। आज महान देशभक्त फिरंगी शासक का नींव हिला देने वाले जाबाज क्रांतिवीर अमर बलिदानी जुब्बा साहनी का अमर बलिदानी शहीद प्रफुल्ल चंद चाकी का आज 113वां बलिदान दिवस है। आज ही के दिन 1 मई 1908 को फिरंगी सरकार के अत्याचारी अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड के ऊपर भारत की आज़ादी के लिए बंगाल से मुजफ्फरपुर आकर प्रथम बम का विस्फोट इसी स्थान से किया था। यहाँ से भागते हुए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस कोयनी रेलवे स्टेशन जो आज पूसा रोड के नाम से लोग जानते हैं, उसी पर गिरफ्तार कर लिए गए और प्रफुल्ल चाकी यहाँ से भागते हुए मोकामा स्टेशन पर अंग्रेज सिपाहियों से घिर जाने के बाद उन्होंने अपने ही गोली से अपने को मारकर मातृभूमि के लिए बलिदान हो गए। ऐसे जाबाज क्रांतिवीर पर राष्ट्र को गर्व है। भारत सरकार से हम लोग मांग करते हैं, नागरिक मोर्चा, शहीद खुदीराम बोस प्रफुल्ल चंद चाकी स्मारक समिति, लोक शिक्षक संघ यह मांग करती है कि मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चंद चाकी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए और मोकामा रेलवे स्टेशन का नाम शहीद प्रफुल्ल चंद चाकी के नाम पर किया जाए। अपने दादाजी से स्वतंत्रता संग्राम एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गाथा सुनकर मणिपुर के 10 वर्षीय बच्चे ने मणिपुर के मोइरंग से दिल्ली तक की यात्रा साइकिल से शुरू कर दी। बच्चे ने बताया कि साइकिल से यात्रा कर नेताजी की जयंती पर दिल्ली में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अपने पिता डॉक्टर अतुल भारद्वाज के साथ 10 वर्ष के आरव भारद्वाज 4 राज्यों से होते हुए रविवार की शाम मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां स्वामी सहजानंद सरस्वती विचार मंच के आयोजक डॉक्टर अशोक शर्मा ने स्वागत किया। डॉक्टर अतुल भारद्वाज ने कहा कि उनके बेटे ने स्वतंत्रता संग्राम की काफ़ी जानकारी जुटा रखी है, वह नेताजी से काफ़ी प्रेरित है। उसी का परिणाम है कि वह मोइरंग स्थित इंडियन नेशनल आर्मी स्मारक से साइकिल यात्रा शुरू कर अमृत महोत्सव पर दिल्ली में नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेगा। आरव के दादाजी मित्र सेन भारद्वाज साइकिल से तो नहीं मगर इन दोनों का साथ दे रहे। ये यात्रा मैंने मणिपुर मोइरांग आईएनए मेमोरियल से शुरू की है और मैं ये यात्रा नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली में 15 मई को ख़त्म करूँगा, जो है कुल मिलाकर 2500 किलोमीटर। अभी तक हमारे 1300 किलोमीटर हो चुके हैं। आप इतनी साइकिल चलाते हो, परेशानी नहीं फील करते हो? थोड़ी थकान होती है पर ज़्यादा कुछ नहीं होता मुझे, क्योंकि बचपन से मुझे साइकिलिंग और नेताजी की तरफ बहुत झुकाव रहा है। एक बात बताओ कि क्या संदेश देना चाहते हो साइकिल से? एक तो जैसे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत एक है, वैसे ही मणिपुर से मुंबई भी भारत एक है। और जैसे आज के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से बच्चे ज़्यादातर गेम खेलते हैं, उसको छोड़ के हमको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा रहना चाहिए। इतनी दूर यात्रा कर रहे हैं, कार से भी आप जा सकते थे, साइकिलिंग क्यों? साइकिलिंग क्योंकि बचपन से मेरा बहुत झुकाव रहा है और जैसे कि नेताजी का एक नारा दिल्ली चलो था, वैसे ही मैंने सोचा कि कोई साइकिल यात्रा ही करना चाहिए हमको। सर, खर्च की बात यह है कि जो करते हैं इंसान, जो करता है अपने बच्चों के लिए करता है। आज अगर मेरे बच्चे की कोशिश ये है कि भाई मैं लायक बनूं, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उसको लायक बनाऊं। इस तरह हम मैनेज कर रहे हैं। ये यात्रा कैसे आपने शुरू की और कहाँ से ये विचार आया? सर, ये यात्रा जैसे कि आरव ने बताया, हमने आईएनए मेमोरियल मोइरांग से शुरू करी 14 अप्रैल को। उसका झुकाव शुरू से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरफ था। साथ में जो मेरे पिताजी हैं, उनकी भी पहले इम्फॉल में पोस्टिंग थी आज से काफ़ी साल पहले, और वो आरव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की और बाकी फ्रीडम फाइटर्स की बुक्स लाके देते थे।
तो इस कारण से आरव का नेताजी की तरफ झुकाव ज़्यादा था। तो इस साल जब जनवरी में ऑनरेबल पीएम मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो हॉलोग्राम वाली स्टैचू थी वो नेशनल वॉर मेमोरियल में लगाई, तो आरव का मन किया कि मैं वहाँ पे जाऊँ। तब उसका और हमारे पूरे परिवार का मन हुआ कि हम कुछ अलग करें। तो आरव शुरू से ही उसको साइकिलिंग का बहुत शौक़ था, तो वो सोसाइटी में 2-2.5 घंटे साइकिलिंग नॉर्मली चलाता था, यानी कि 30 किलोमीटर उसके लिए चलाना बहुत नॉर्मल बात थी। तब हमने ऐसा विचार किया कि क्यों ना ये किया जाए कि हम मोइरांग मणिपुर से यात्रा शुरू करें नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली। कारण ये था वहाँ से शुरू करने का, चूँकि सबसे पहली बार 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो उनकी INA थी उसके साथ उन्होंने ब्रिटिश रूल से लड़के मोइरांग को ब्रिटिश रूल से फ्री किया था, और वहाँ पे सबसे पहली बार जो INA का ट्राई कलर था उसको हॉइस्ट किया था। इसलिए हमने यात्रा वहाँ से शुरू की और हम श्रद्धांजलि देंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली जाके। साइकिलिंग ही क्यों, साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस और क्या मैसेज रहेगा? सर, हर इंसान 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, कोई गाने लिख के कर रहा है, कोई किसी अलग तरह से कर रहा है। गाड़ी से तो हर इंसान जाता है, आरव का शौक़ था साइकिलिंग से, तो इसलिए हम साइकिल से जा रहे हैं। साइकिल से जाने के 2 फ़ायदे हैं, एक तो जहाँ जहाँ लोग आपको देख रहे हैं आप ज़्यादा लोगों से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा लोगों को आपसे मिलने का मौका मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ साथ में ये भी प्रमोट हो रहा है कि भाई बच्चों को एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपका छोटा बच्चा ये बोले कि भाई मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, तो एज़ अ पेरेंट आपका फ़र्ज़ बनता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली में एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड स्पाइन सर्जन हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए 1 महीने की छुट्टी लेके आ गया हूं, क्योंकि मुझे ये देखना है कि आगे ये है, इसके आगे और परिवार में बच्चे हैं और हमारे देश में बच्चे हैं, तो अगर वो लायक बन जाएंगे तो हमारा देश सुधर जाएगा। अभी तक कितने स्टेट की यात्रा कर चुके हैं आप? सर, अभी तक हमने शुरू किया था मणिपुर, नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, और अब हम बिहार में एंटर किए हैं। आगे हम उत्तर प्रदेश और उसके बाद हरियाणा होते हुए दिल्ली में जाएंगे। एक और प्रश्न, अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा? सर, हमें बहुत प्यार मिला है यहाँ से। परसों हम अररिया में थे, वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा, हम वहाँ पे जो मोहिनी देवी मेमोरियल स्कूल था वहाँ हमारा बहुत अच्छा सम्मान हुआ, और आप लोग जो आ रहे हैं हमें इतना प्यार दे रहे हैं, इससे हमें एक आगे बढ़ने की शक्ति मिल रही है। जैसे जैसे हमें लोगों का प्यार मिलता जा रहा है, हमें ये लग रहा है कि हाँ भाई हमारे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हमें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है। इच्छा से चल रहा है और बाकी बच्चों का सब पूरे परिवार का इसमें सहयोग है। इसमें हमारा सारा परिवार है, हमारे मित्र भी साथ में है, और अभी तक तो 1300 किलोमीटर में किसी प्रकार की कोई कठिनाई सामने आई नहीं है। हर जगह बहुत अच्छा हमें इसका रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। मणिपुर, नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल और बिहार, सब जगह से हमें बहुत ज़्यादा इसमें प्रोत्साहित लोग कर रहे हैं, और बच्चे का बहुत हौसला अफजाई कर रहे हैं हम लोग, और बच्चा भी अपनी फुल कॉन्फिडेंस से चल रहा है। अभी तक इसने भी कहीं कोई किसी प्रकार की थकावट या किसी प्रकार का कोई कष्ट की बात नहीं कही है। आप जिस एज ग्रुप में हैं, एक लाइफ सेटल हो जाता है, एक रूटीन लाइफ हो जाता है, तो फिर यात्रा के बीच में कैसे मेंटेन कर पाते हैं ज़िंदगी को? देखिए, हर हालात में हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। जिस प्रकार के हालात ये चल रहे हैं, हमें उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को भी ढालना पड़ता है, और उसी हिसाब से हम अपने आप को ढाल रहे हैं, और अभी तक तो हम इसको ठीक प्रकार से संचालित कर पा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट से क्रॉस किया है, बंगाल क्रॉस किया, बिहार का एक्सपीरियंस कैसा रहा और बाकी से क्या इसमें अंतर पाया? कोई खास विशेष अंतर नहीं है, तो हम सब एक ही जैसे हैं। वहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ भी हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है, लोगों ने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया। अररिया का आपने देखा ही होगा, और हर जगह जहाँ भी लोग मिलते हैं अच्छी तरह से वो हाथ हिला के भी बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं, और बहुत से लोग पूछते भी हैं, तो लोगों की जिज्ञासा भी है और जानने की लोगों की प्रबल इच्छा रही है। कुछ लोग तो आगे खुद स्वयं पूछते हैं, भाई आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बिहार के लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में
एक दो नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।